दोस्तों, प्रेस पर्सनल्स, मैं मलिक मोतसिम ख़ान, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद, मेरी जानिब से और जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ की जानिब से आपका वेलकम करता हूँ। इस मौके पर हमारे मुल्क में, भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़ का जो हाल है, इस पर अपने ख्याल रखते हुए हम मीडिया के ज़रिए से यहाँ के हुक्मरानों को भी, यहाँ के इंटेलिजेंशिया को भी और यहाँ के अवाम को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा जो मुल्क है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, 4 बड़े वैल्यूज़ का जिक्र है। उसमें इक्वालिटी है, फ्रीडम है, जस्टिस है, लिबर्टी है। जस्टिस में इकोनॉमिक जस्टिस भी है, सोशल जस्टिस भी है, पॉलिटिकल जस्टिस भी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 1947 से जो हमारे मुल्क की आज़ादी का सफ़र शुरू हुआ था, अब 2021 में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ वो उसका ग्राफ घट गया है। पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंटेरियन का रोल है, उनके जो बातचीत का, बहस का, डिस्कशन का जो स्टैंडर्ड है वो हमारे सामने है। उसी तरीक़े से जो जुडिशरी है, जुडिशरी में जो जजमेंट्स आ रहे हैं उसमें लगता है कि जुडिशल वैल्यूज़ से ज़्यादा वो जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनको सामने रखा जा रहा है। जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का हम हाल देख रहे हैं कि उन सब का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स हैं उनको दबाने, उनको काबू में रखने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। मीडिया, आप हजरत मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, मीडिया की हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि मीडिया ही है जो आवाम की आवाज़ वो हुक्मरानों तक पहुंचाता है, समाज तक पहुंचाता है। लेकिन आज मीडिया की इंडिपेंडेंसी को भी बहुत से क्वेश्चंस लगे हुए हैं। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हो या ह्यूमन राइट्स के हों, ह्यूमन राइट्स में ये खुद कितना बड़ी अजीब बात है कि हमारे मुल्क की एक कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी को थोड़े दिनों पहले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो चर्चेस पे अटैक हैं, जो क्रिश्चियंस इंस्टीट्यूशंस पे अटैक हैं, उसके ख़िलाफ़ लोगों को बताना पड़ रहा है। जो दलितों के राइट्स हैं, हाथरस का इवेंट आप सबको मालूम है, और हाथरस के इवेंट में एक जर्नलिस्ट सिद्दीक कप्पन अब तक भी वो जेल के अंदर बंद है।
और जो हुकूमत के ताल्लुक़ से बात बोलते हैं, डिसेंट करते हैं, अलग व्यू रखते हैं, वो आज जेलों में बंद हैं। UAPA, सेडिशन चार्जेस, CAA, NRC के मौके पर जो लोग आवाज़ लगाए थे, वो अब कई नौजवान जेलों में बंद हैं। तो अब हमारे मुल्क में क्या हुकूमत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ बोलना भी इतना बड़ा जुर्म है कि उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस UAPA लगाकर बंद कर दिया जा रहा है। दम घुटता है, दम घुटने का माहौल पैदा किया जा रहा है। तो ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। उसी तरीक़े से ये जो अभी मज़हब की तब्दीली के ख़िलाफ़ क़ानून कई रियासतों में बनाया गया और दूसरी रियासतें भी बनाना चाहती हैं, ये भी फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ माहौल है। तो ऐसा लग रहा है कि हम जो सफ़र 1947 में एक अच्छे दस्तूर के साथ किए थे, हम उस दस्तूर के पूरी रिवायात के ख़िलाफ़ आज एक उल्टा सफ़र करते हुए पहुँचे, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि हमारे देश की जो इकनॉमी है वो गिरती जा रही है। पीस का, सेफ्टी का, सिक्योरिटी का जो ख्याल है वो कम हो रहा है। दुनिया भर में हमारे देश की बदनामी हो रही है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अरब कंट्रीज़ में, UNO में हमारे देश के बारे में यही बात समझ में आ रही है कि ये वो लोग हैं जिनके पास कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का कोई कदर नहीं है। तो हमारे देश को बहुत ये संघर्ष है और सब मिलकर हमको इन हालात के ख़िलाफ़ में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को मजबूत करना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को मजबूत करना, ह्यूमन राइट्स को, सबकी इज़्ज़त रहे, काला हो, गोरा हो, औरत हो या मर्द हो, मुसलमान हो या दलित हो, मुसलमान हो या हिंदू हो, इंसान है तो उसको इंसान होने की हैसियत से पूरे जो राइट्स है वो मिलना चाहिए। तो मेरा ख़्याल ये है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से कि हमको पूरा हुकूमत पे दबाव डालना है कि वो रिफॉर्म करे। बड़ी खुशी की बात है कि फार्मर्स मूवमेंट को कामयाबी मिली और हुकूमत को घुटने टेकना पड़ा। इससे थोड़ा आवाम की जो एस्पिरेशंस हैं उसको थोड़ी इज़्ज़त मिली। तो इस पर मैं किसान मूवमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को और ह्यूमन राइट्स को पाने की बहुत बड़ी कोशिश की और बड़ी कीमत उसकी अदा की। ऐसे ही हमको सिविल सोसाइटी को हमें काम करना है, आवाम तक भी जाना है और हुकूमत के सामने भी जाना है कि अगर हम समाज को एक सही समाज बनाना चाहते हैं, वो समाज बनाना चाहते हैं जो ख्वाब, जो आइडियाज़ हमने दस्तूर में लिख रखे हैं। लेकिन अब चैलेंज ये है कि ये जो हेट है, हेट स्पीचेस है, हेट कल्चर है और ये जो कम्युनल फोर्सेस हैं, वो दस्तूर में भी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का, सेकुलर वैल्यूज़ का जिक्र है, वो उसको भी बदलना चाहते हैं। तो आज के हालात में देश को बहुत बड़ी संकट ये हुक्मरानों से आई है। अब देश को, देश की आज़ादी को हुक्मरानों से बचाना है। पहले हमने देश को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से बचाया, लेकिन अब देश की आज़ादी को और देश की इन ख़तरों को जो हमारे हुक्मरान हैं
उन हुक्मरानों से भी देश की इन वैल्यूज़ को बचाने की ज़रूरत है। इसके लिए हमको समाज में बेदारी पैदा करना है। उसी सिलसिले में एक बातचीत का सेशन रखा गया है। मैं बहुत लंबी बातें नहीं करूँगा ताकि आपको सवाल करने का मौका मिले और सवाल के जवाब में हम बहुत सी बातें आपके सामने रखेंगे। शुक्रिया। मरकज़ में 21 साल करने का फैसला किया है, क्या सही है? हम उसको कैसे सही कह सकते हैं? बात यही हो रही है कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन राइट्स की वैल्यूज़ हैं, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो कोई लड़की हो या लड़का हो, उसको उसके एडल्टहुड के बाद, यानी जब वो टीनेजर से जब आगे निकल जाए, तो किससे शादी करे, कब शादी करे, किस मज़हब के आदमी से शादी करे, ये इसका पूरा पूरा हक मिलना चाहिए। अगर कोई लड़की 18 साल के बाद शादी करना चाहती है तो हमारा कानून उसकी राह में रुकावट है। अगर लड़की 21 साल के बाद करना चाह रही है तो उसका चॉइस है। हम अपनी शहरियों के चॉइस पर हम पाबंदी जो लगाना चाह रहे हैं, ऐसी पाबंदियां ये खुद कॉन्स्टिट्यूशनल और ह्यूमन राइट्स और पब्लिक हेल्थ के खिलाफ है। अब जो लड़कियां 18 साल के बाद 21 साल तक शादी ना कर सकें और अगर वो इस दौरान में कोई गलत काम करें तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए हम ना 21 ना 18, हम इसके बारे में कोई एज का फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। 18 के बाद वो 21 तक करें या 21 के बाद 25 तक करें, उसका पूरा पूरा चॉइस इंडिविजुअल को मिलना चाहिए। ये इंडिविजुअल राइट के ऊपर हुकूमत का एक पाबंदी है जो सही नहीं है। कानून बनने के बाद 21 के बाद ही शादी करना, कि अभी जैसा चल रहा वैसे ही चलने देना? नहीं, ये तो जो है नहीं, ये सवाल तो वकील साहब से करना चाहिए। ये तो मैं तो जो है, हम तो इसलिए बैठे हैं कि अवाम की बात करें और हुकूमत का जो कोई फ़ैसला सही नहीं है तो हुकूमत के फ़ैसले पर हम अपना दुख जताएं, अपनी उस पर निंदा करें तो हम निंदा करते हैं उसकी, लेकिन कैसे करना चाहिए इसके बारे में वकील साहब से पूछेंगे और वकील साहब अगर उसमें कानून में गुंजाइश है तो बताएंगे। कानून की तो पाबंदी करना चाहिए, आपका ओपिनियन क्या है? कानून की पाबंदी करना चाहिए। कानून गलत है कह रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे कि कानून की पाबंदी नहीं करना है। कानून बनने के बाद तो जो लॉ ऑफ लैंड है वो लॉ ऑफ लैंड को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको पाबंदी करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि लॉ ऑफ लैंड जो गलत बना है उसको खुद जो लोग लॉ बनाए उसको सही कर सकते हैं। उसके खिलाफ कुछ करने का इरादा? अभी कानून बना नहीं है, इसके खिलाफ कोई मुहिम चलाएंगे आप? नहीं, मैं वो तो सब देखिए कि अब तो एक कानून की बात नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना 21 साल की उम्र के बाद ही, वो कानून की बात ही नहीं है। अब पेगासस का इतना बड़ा किस्सा हुआ, अब जो वो कारपोरेट हाउसेस को बेच दे रहे हैं, कोई रेलवे स्टेशन बेचने तैयार है, कोई एयरपोर्ट बेचने तैयार है, कोई BSNL बेचने तैयार है। तो इतनी हुकूमत की तरफ से पब्लिक हेल्थ और पब्लिक सिस्टम के ख़िलाफ़ इतना काम हो रहा है कि एक कानून दो कानून को नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को, बल्कि गवर्नेंस को बदलने की ज़रूरत है। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये जो हमारे देश की जनता है, वो देश की जनता एक कानून दो कानून को नहीं, जो गलत कानून बना रहे हैं ऐसे हुक्मरानों ही को पहले उनको इक़्तिदार से दूर करना चाहिए, असल मसले की जड़ को पकड़ना चाहिए। तो वो उस माहौल की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक वो कानून की बात है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो हमारी जो लीगल एक्सपर्ट्स की टीम होगी, उस कानून को पढ़कर उस कानून के ख़िलाफ़ क्या किया जा सकता है उनके सजेशंस की रोशनी में कर सकते हैं। मैं अकेला अपनी बात उस पर नहीं कर सकता हूँ। उस पूरे कानून को
एडवोकेट्स की टीम को देकर उनके ओपिनियन के बाद किया जा सकता है। इख्तियार की तब्दीली से तमाम मसले हल हो सकते हैं। तमाम मसाइल का हल सिर्फ इख्तियार की तब्दीली से नहीं है, लेकिन एक बड़ी हद तक हम उन मसाइल पर काबू पा सकते हैं। मसाइल के दो हिस्से हैं। ये जो फैसिस्ट, अवाम दुश्मन और जो नफ़रत के सौदागर अब जो लोग हुकूमत में हैं सेंटर में, आपकी स्टेट तो थोड़ा महफूज है, रियासत महाराष्ट्र इन दिनों, इनसे पहले भी जो हुकूमतें थी वो हुकूमतें भी प्रो पुअर नहीं थी। अब क्या हो गया कि करप्शन और मोरल डिग्रेडेशन तो आज़ादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता होता रहा है। बीजेपी से पहले भी जो गवर्नमेंट थी उसमें करप्शन और मोरल डिग्रेडेशन था, और वो मोरल डिग्रेडेशन और करप्शन की वजह ही से विद ए डिफरेंट पार्टी को लाया गया, ये समझ के कि इनके पास एक आइडियोलॉजी है, ये कांग्रेस के और पुरानी पार्टियों के करप्शन के बजाय हुकूमत को कुछ, अवाम को कुछ अच्छा देंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि अब मोरल डिग्रेडेशन भी है, करप्शन भी है, और उस पर बढ़ के फैसिज्म भी है। अब ये फैसिज्म और ये पार्टी का नुकसान सिर्फ अवाम को ही नहीं है, हर अपोजिशन लीडर को होगा। जो भी इस हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसके लिए ईडी तैयार है। तो अवाम बहुत अच्छी नीयत से साथ आई थी, वो कांग्रेस के और उस पुराने दौर की पार्टियों के करप्शन से तंग आके एक अच्छी आइडियोलॉजी की, एक अच्छी पार्टी विद डिफरेंट, उसको इसलिए लाई थी। लेकिन ये डिफरेंट बड़ा डिफरेंट निकला कि पहले से ज़्यादा बहुत ख़तरनाक है। तो आवाम को धोखा हुआ है, आवाम जल्द से जल्द इस धोखे से निकल आएगी। आपकी राय से ऐसी डिफरेंट पार्टी कौन सी है? अब तो हमारा जहन ये है कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो इलेक्टोरल सिस्टम को भी बदलना चाहिए। ये फर्स्ट पास्ट फर्स्ट पोस्ट का जो सिस्टम है कि जो जिसको ज़्यादा वोट मिले वो जीत जाए, अब फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, जहाँ हमारे मुल्क से ज़्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ मजबूत हैं, उन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को लाया है। हर वोट की अहमियत है। तो हम एक ऐसी पॉलिटिकल इलेक्टोरल सिस्टम को सपोर्ट करना चाहते हैं कि पार्टी हो, पार्टी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो, उनका मैनिफेस्टो हो और उनका प्लान हो, उसको वोट मिले, 10% वोट मिले, 10% सीट मिले। जमात ने भी एक वेलफेयर पार्टी के नाम से सियासी ये बात हो गई हमारी कि 10% वोट 10% सीट, 20% वोट 20% सीट। ये जो फर्स्ट पोस्ट को ख़त्म करके हमको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को लाना, इसमें दलित का, आदिवासी का, मुसलमान का, क्रिश्चियन का और देश के सभी वासियों का भला है। जी सर। आपकी जमात से इस्लामी ने भी एक वेलफेयर पार्टी के नाम से सियासी पार्टी तंजीम दी थी, वो क्यों सर खाने में चले गए? मुझे ये नहीं मालूम है कि वो सर्द खाने में है, वो तो मौजूद है। पॉलिटिकल पार्टियों का जो इवोल्यूशन होता है, डेवलपमेंट होता है, और अगर कोई आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टी हो तो उसको तो वक्त लगेगा। तो वेलफेयर पार्टी को जमात इस्लामी ने कायम नहीं किया था, लेकिन जमात इस्लामी को उसकी तायद थी, अब भी है। वो वेलफेयर पार्टी को अभी जिस बातों का जिक्र किया मैं कि वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स का और कैरेक्टर का और एक आइडियोलॉजी का, अब हमारे देश में ऐसा माहौल बन गया है कि वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की कोई मार्केट मौजूद नहीं है। इसलिए वेलफेयर पार्टी का कोई ग्राहक, कोई कस्टमर नहीं मिल रहा है। पूरा जो है हेट का और करप्शन का और डिवाइड एंड रूल का अब कल्चर, उसको मार्केट मिल रही है। तो वेलफेयर पार्टी की मार्केट शुरू होगी, लेकिन थोड़ा माहौल बदलना पड़ेगा।
तो अब जो है वेलफेयर पार्टी अगर हेट स्पीचेस शुरू कर दे तो अब भी वेलफेयर पार्टी को मार्केट मिल जाएगा। लेकिन हम जो माहौल लाना चाह रहे, हमारे लिए मार्केट में भी थोड़ा प्लेस कम है, तो वेरी फ्यूचर वो आ सकते हैं। लेकिन वो पार्टी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, कई लोगों ने मिलकर शुरू किया है, उसमें जमात इस्लामी का भी उसको सपोर्ट है, वो सर्द खाने में नहीं है, वो आगे आ सकती है। आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया कि किसान आंदोलन के आंदोलन से हुकूमत को घुटने टेकने पड़े, तो आंदोलन वो 1 साल चला और उसमें 700 के करीब लोगों ने अपनी जानें दी। तो शाहबानों के बाद से खुसूसन मुल्क में कोई ऐसा आंदोलन मुसलमानों की तरफ से हुआ या कोई याद आता हो जिसमें मुसलमानों ने आगे आगे कुर्बानियाँ दी? इन किसानों का आंदोलन को आप मुसलमानों का आंदोलन नहीं समझते हैं? किसानों का आंदोलन वो फील्ड में मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। ठीक है, लेकिन वो किसानों का आंदोलन वो किसी एक कम्युनिटी का आंदोलन नहीं था, उसमें समाज के तमाम ही मज़हब के तमाम ही तबके के लोग थे, कम ज़्यादा। किसान, दुख की बात यह है कि मुसलमान किसान ही नहीं है। वैसे से तो नहीं होता था बिल्कुल। हाँ, तो किसान ही नहीं है, तो किसान रहने ही नहीं दिया गया। आपको मालूम है कि यानी लैंड अबॉलिशन जो एक्ट आया, तो मुसलमान जो किसान रह सकते थे, ना वो किसान है ना मालिक है, ना वो तो बिल्कुल मजदूर है। तो किसान जो भी है उसमें छोटे मोटे थोड़े बहुत, उसमें किसान मूवमेंट एक कोई रिलीजियस मूवमेंट नहीं था, उसमें सब लोग शरीक थे। शाहबानू का जो मूवमेंट था वो उसको आप रिलीजियस मूवमेंट कह सकते, फिर भी उसमें भी हुकूमत को घुटने टेकना पड़ा था। सीएए का जो मूवमेंट है जिससे जोड़ रहा था मैं। वो आज़ादी के बाद मुसलमानों के साथ और लोग उसमें शरीक हुए, मुसलमान ज़्यादा शरीक हुए। उससे बड़ा आंदोलन आज़ादी के बाद कोई नहीं था। सीएए का जो आंदोलन था, मुल्क भर में जितना मीटिंग हुआ, उसने एक नए कल्चर को डेवलप किया। यानी कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यू है, और कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल लोगों को याद नहीं था। 1947 से 2014 तक सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल को कब पढ़ा गया? सीए एनआरसी में पढ़ा गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने, उसका एक बहुत नहीं, सीएए का जो मूवमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल है। अब वो सक्सेस हुआ नहीं हुआ, मेरा ख्याल ये है कि हमको किसान भाइयों ने बताया कि हमको जो किसान मूवमेंट के लिए जो दिल मिला, हिम्मत मिली, हौसला मिला, वो शाहीन बाग से मिला। ये किसान मूवमेंट के लोगों ने हमको बताया। तो ये समझना कि वो मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। वो मूवमेंट फिर कभी भी शुरू हो सकता है, उस तरह का मूवमेंट दोबारा भी शुरू हो सकता है। वो मूवमेंट देश के लिए और देश में कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए, प्रियम्बल को समझना आने के लिए बहुत अच्छा मूवमेंट था। वही उस मूवमेंट की सबसे बड़ी कामयाबी। वो मूवमेंट जो था जिसका जिक्र कर रहे, वो मूवमेंट खवातीन का था। उसमें मर्दों की तादाद 5% भी नहीं थी, आप मुत्तफ़िक़ होंगे मेरी बात से। और उसके ऊपर जो है टिप्पणियाँ की गई योगी आदित्यनाथ जी से कि मर्दों में दम नहीं है रास्ते पे आके आंदोलन करने का। पूरे मुल्क में शाहीन बाग के नाम से जो जलसे लगाए गए थे उसमें खवातीन भी थी ज़्यादातर, मर्द नहीं आए थे साथ में। और उसके बाद भी आप जब उसकी सत्ताइश कर रहे तो उसके बाद भी वो बिल वापस नहीं हुए। अभी भी गवर्नमेंट जो है उसको लटकती तलवार बना के मुसलमानों की गर्दन पर रखी हुई। उससे निजात मिलेंगी या नहीं मिलेंगी आपको? मतलब है कि आप ख़वातीन हैं, मर्द नहीं आए, तो उसको तो और तारीफ़ की बात है ना, तो उसमें नाराज़गी क्या बात है? नहीं, बिल्कुल, यानी आपकी बात बिल्कुल सही है कि इससे खुद यहाँ की हुकूमत को, समाज को समझना चाहिए कि एक ऐसी मूवमेंट जिसमें ख़वातीन ने इतनी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। उससे सिग्निफिकेंट कम नहीं होती है, बढ़ जाती है। लेकिन ये समझना कि उसमें मर्दों ने हिस्सा नहीं लिया, यानी वो जो हिस्सा लेने वाली ख़वातीन भी जानती हैं, सब लोग जानते हैं कि वो एक स्टूडेंट्स का और ख़वातीन को सामने रखा हुआ एक मूवमेंट था। दोनों थे, यानी सिर्फ ख़वातीन ही नहीं थे। असल बेसिकली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे
उसमें लड़के भी थे, लड़कियां भी थी, बाद में ख़वातीन भी उसमें शरीक हुई, लेकिन हर जगह जितनी ख़वातीन शरीक थी उतना ही उसमें मर्दों का कोऑपरेशन था, इसलिए वो मूवमेंट वो उतनी कामयाब रही। लेकिन वो मूवमेंट दो वजह से रुक गई, एक तो दिल्ली रियॉट्स की वजह से और दूसरा पैंडेमिक वजह से, कोरोना पैंडेमिक। दिल्ली रियॉट्स को इसीलिए लाया गया, दिल्ली रियॉट कोई नॉर्मल रियॉट नहीं है। जो लोग पावर में हैं उन्होंने अपने पावर को इस्तेमाल किया और अपने पावर के ज़रिए से उस सीएए की मूवमेंट को एक गलत डायरेक्शन देने के लिए दिल्ली रियॉट्स को उन्होंने करवाया। तो यानी इसको भी करना चाहते थे, वो किसान मूवमेंट को भी करना चाहते थे, लेकिन उनको ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। तो हमारा समझना यही है कि हमको यानी इस मुल्क में यहाँ जितने भी लोग हैं समझदार, इंसाफ पसंद मुसलमान, इंसाफ पसंद हिंदू, इंसाफ पसंद दलित, इन सब को मिलकर ही हमको ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। ये लड़ाई कोई मज़हब की लड़ाई नहीं है, ये कोई दीन की लड़ाई या ऐसा नहीं है, ये हमको समाज में इंसानों के हुकूक़ की बहाली की, इंसानों की ह्यूमन राइट्स की लड़ाई है। तो उसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे इंसाफ पसंद हिंदू भाई हैं, इंसाफ पसंद जो दलित भाई हैं और जो इंसाफ पसंद मुसलमान भाई हैं, उन सब को मिलकर हमको जुल्म और नाइंसाफ़ी की ये लड़ाई है। ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। जो कम्युनल फोर्सेस हैं इस पूरे माहौल को हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं, और हमारी ये कोशिश है कि ये जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हो, और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ हम सबको मिलकर लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी मुहिम का प्रोग्राम क्या है महाराष्ट्र में? ये तो एक ये मुहिम फ़िलवक्त हमारी जो मुहिम है वो तो एक 10 जो दिसंबर को जो ह्यूमन राइट्स का एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमने ह्यूमन राइट्स को लोगों को याद दिलाने के लिए बात की है। हमारी ह्यूमन राइट्स के ऊपर कई स्कीम्स, कई कैंपेन्स पहले हो चुके हैं, आइंदा भी होगी, लेकिन सिर्फ डे सेलिब्रेट करने से, कैंपेन से मसाइल हल नहीं होते। हमको एक कंटिन्यूस प्रोसेस में इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। लेकिन जो एक सिंबॉलिकली 10 दिसंबर को सारी दुनिया में ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से इसको याद किया जाता है, तो उस मौके पर इसको लोगों के सामने पेश किया गया था, लेकिन उस दिन यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जा सकी थी, इसलिए आज उसको यहाँ पर आयोजन किया गया। अर्बन नक्सल्स के बारे में आपकी क्या है? जी, अर्बन नक्सल्स ये किसने कायम किया है? तो वही ये उनके बारे में राय पूछिए, किसने ये वर्ड कायम किया है? ये तो वर्ड कायम करने वाले वही लोग हैं। वो कहते हैं अगर कोई मुसलमान नौजवान करता है तो मिलिटेंट कहते हैं, अगर आदिवासी करता है तो उसको नक्सल कहते हैं, अगर कोई शहर में करता है तो अर्बन नक्सल कहते हैं। तो ये कहने वाले ही लोग हैं जो समाज में सबसे बड़ी दुश्मनी और नफरत फैला रहे हैं। इनको डर क्यों है? यानी पावर में है, हुकूमत में है, डर क्या है? डर उनका ये है कि हमारी नफ़रत का भरम खुल ना जाए। तो अर्बन नक्सल नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना मिलिटेंसी नाम की कोई चीज़ है, और ना ही कोई नक्सलाइट्स नाम की चीज़ अब है। नक्सलाइट नहीं है। नक्सलाइट नाम की कोई मुहिम, नक्सलाइट्स आइडियोलॉजी या यू सपोर्ट दैट? ना, अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो मैं नहीं रुक सकता। यानी इफ़ यू वांट टू सपोर्ट देन यू आर फ्री, इट इज़ यूर अप टू यू। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपका कहना है कि जिनको सपोर्ट करना है वो कर सकते हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैं आप कह रहे हैं। नहीं आप नहीं, मैंने नहीं कहा ना, मैं ये कह रहा हूँ कि हम सबको मिलजुल कर मुल्क में जो फैसिस्ट फोर्सेस हैं, जो नाइंसाफ़ी है, उसके ख़िलाफ़ मिलकर हमें इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए, ये मेरा है। थैंक यू। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैसेज ये है कि हमारे मुल्क में जो ह्यूमन राइट्स हैं, यानी किसी के काला होने की वजह से, किसी के दलित होने की वजह से,
किसी के क्रिश्चियन होने की वजह से, किसी के आदिवासी होने की वजह से, किसी मुसलमान होने की वजह से, या कोई औरत होने की वजह से वो कमज़ोर नहीं है। औरत और मर्द दोनों को, हिंदू और मुस्लिम दोनों को, क्रिश्चियन और हिंदू दोनों को इस देश में दस्तूर ने सबको मसावी हुकूक दिए हैं, क्योंकि हमारा पैदा करने वाला जो है उसने हम सबको इंसान बनाया है। तो इंसान के हुकूक को मसावी तौर पे हमारे मुल्क के दस्तूर ने भी तस्लीम किया है। लेकिन आजकल इन दिनों खुसूसियत से क्रिश्चियंस को, दलितों को, आदिवासी को, मुसलमानों को उनकी शनाख्त की वजह से उनके साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है। देश के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली के अतराफ व अकनाफ में, यूपी में मॉब लिंचिंग के वाक़यात हो रहे हैं। क्यों? एक हुजूम, ज़बरदस्ती एक निहत्थे आदमी पर सब मिलकर उसको मारपीट करके उसको हलाक कर देते हैं। ये किसने हक़ दिया है? तो क्या हमारे देश के लोग अपनी कौम के लोगों को हथियारे बना रहे हैं, कातिल बना रहे हैं? वो ये समझ रहे हैं कि वो कुछ हिंदू कौम की खिदमत कर रहे हैं, कुछ मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। ये मुल्क की खिदमत नहीं है, ये हिंदू कौम की खिदमत नहीं है, बल्कि हिंदू कौम के नौजवानों को ओंडे बनाने की कारखाने हैं। तो ये मॉब लिंचिंग के इन इवेंट्स पे दलितों के साथ हाथरस में क्या हुआ, तो ये तो आवाम कर रही है। लेकिन पुलिस का रवैया भी कि जब विक्टिम उनके पास कंप्लेंट लेकर जाता है तो वो जो जालिम है उसको पकड़ने के बजाय खुद विक्टिम ही को निशाना बना रहे हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन का, ब्यूरोक्रेसी का भी बहुत अहम रोल है। तो हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों में एक बेदारी लाने के लिए है कि जो लोग मजलूम हैं वो आपस में मिलजुल कर जुल्म के ख़िलाफ़ में, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ में क़ानूनी जद्दोजहद करें, लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक अपने हुकूक को हासिल करने की तरफ वो आगे बढ़ें। ये सिविल सोसाइटी की बड़ी अहम जिम्मेदारी है, ये समाज के आम लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। तो हमारी बात हम तो हुकूमतों से कह रहे हैं, लेकिन लगता है कि हुकूमतें अंधी और बहरी और गूंगी हो चुकी हैं। अब आवाम ही अहम है, जो ताकत का सरचश्मा है। इसलिए हम आवाम से आवाम का राब्ता हो ताकि जुल्म से समाज को बचाया जा सके और इंसानी हुकूक बहाल हों। इस काम के लिए बहुत से काम अंजाम दिए जा रहे हैं, उसी की एक कड़ी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ की तरफ से आज यौम हुकूक़ इंसानी जो 10 दिसंबर को हमने मनाया है, उसके तहत आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें दिल्ली से मोहतरम मलिक मोहतसिम खान साहब ने, जो सेक्रेटरी हैं, शिरकत फरमाई और उसके ऊपर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। बेसिकली हम इसके अंदर जो हुकूक़ इंसानी का जो जिक्र किया गया, उसमें ये है कि हम विकास का जो डेफिनेशन है उसको रीडिफ़ाइन करना चाहते हैं, और जो इकोनॉमिकल जो प्रोडक्शन है उसको हम विकास नहीं समझते हैं, बल्कि आम लोगों के लिए, जो आम इंसानों के लिए जो राहत का सामान मुहैया करे, उसको हम विकास समझते हैं। इस तमाम मैसेज का जमात इस्लामी हिंद पूरे मुल्क भर में इसके लिए काम कर रही है, और उसी के तहत आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी।